हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके आपके अपने परिवार आपके अपने इस चैनल पर जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं या जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जा रही है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आपको पता होगा कि आपके इस अपने परिवार पर आपके अपने इस चैनल पर भगत सिंह पर हम लोग हिंदी, जीके, जीएस और करेंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। खासकर जो पेड का एग्ज़ाम होने वाला है, जो बिहार पुलिस का होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, चलिए तो प्यारे भाई आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कह रहा है जनगणना किस सूची का विषय है। कौन सा जनगणना जो है किस सूची का विषय है। तो आप सभी को पता होगा जो जनगणना है प्यारे भाई वो किस सूची का विषय है। अगर इसके थ्रू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना संघ सूची का विषय है। किसका है, संघ सूची का विषय है। अगर मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न और यहाँ कि सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो सातवीं अनुसूची में प्यारे भाई। कहाँ किया गया है, सातवीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, सातवीं अनुसूची में कितने सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियों का वर्णन किया गया, तो 3 सूचियों का। कौन, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आइए थोड़ा सा मैं आपको मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, केंद्र सरकार सबसे बड़ी होती है, संघ सरकार। तो इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। कितने हैं, 100। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, राज्य सूची में चलेंगे। राज्य सूची में कुल कितने थे, 66 थे। अब 5 निकल गए, बच्चे कितने, 61 विषय। कितने विषय, 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्ती में कितने हैं, इस समय 52 हैं। कितने हैं, 52 विषय हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए ये सभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, आप इसको याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची। क्या हो जाएगा, संघ सूची। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। मुझे पूर्ण विश्वास है ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर ये क्या है तो ये सब क्या है, विषय हैं। क्या हैं, ये सब विषय हैं। ठीक है, चलिए ये किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। संघ में कितने हैं, 100। राज्य में कितने हैं, 61। समवर्ती में कितने हैं, 52। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है किस दशक की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी, बताइए। अभी इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक बार इस क्वेश्चन को देखा था। आप इसका राइट आंसर बताइए। 1911 से 21 में, 1961 से 71 में, 1981 से 91, 2001 से 2011 में। तो बताइए जनसंख्या जो वृद्ध दर है सबसे कम किस वर्ष में रही थी प्यारे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं 11 से 21 में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो सबसे क्या रही थी, कम रही थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ आर आज़ाद जी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, बताइए। जो 2011 में जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, ये आपको क्या करना है, बताना है। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है प्यारे भाई, बताइए। यहाँ मैं आपको कुछ और प्रश्न बता देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बस। ठीक है, अगर पूछे स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत में आप समझ रहे होंगे ना, जब हम लोग क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे 1947 के बाद। ठीक है, चलिए तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है, 7वीं जनगणना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत की। ठीक है ना, अगर मैं पूछूं अच्छा पहली 2011 में हुई, मतलब कि अभी तक ये अगर शुरुआत कब से हुई थी भैया, तो आपको पता होगा, मैंने कहा था ना अभी, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो सेशन हुआ था पहला वाला, इसके पहले वाला सेशन, उसमें मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। इसका आंसर मुझे सिर्फ 1-2 लोगों ने दिया है, बाकी आप लोगों, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये तो पढ़ते नहीं है, तो आप लोग को आता नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया था। तो प्यारे भाई आप याद रखिएगा, मैंने आज पूछा था कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको पता होगा 1872 में हुई थी। 1872 में हुई थी, जो कि नियमित नहीं थी। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है, 1881 से क्या होती है, नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। ठीक है,
तो स्वतंत्र भारत की 7वीं है, ठीक है। कौन सी है? 7वीं है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघीय प्रदेश कौन सा है? बताइए। संघीय मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप मुझे इसका क्या करेंगे? राइट आंसर बताएंगे। बताइएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्या नाम है? ऑप्शन आप सामने है, केरल, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव। तो आप बताइएगा मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली बात तो अगर आप चाहें ना तो यहाँ से ऐसे देखिए, आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। क्या समझ सकते हैं आप? देखिए, केरल तो है नहीं है, नहीं ना भैया, हरियाणा भी नहीं है ना, दो चीज़ यहाँ से खत्म हो गई। बची क्या? पुदुचेरी या दमनदीप होगा। और दमनदीप आप जानते हैं कि कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघीय प्रदेश, और दमनदीप आप जानते हैं सर्वाधिक में नहीं बल्कि क्या है, कम में है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और इसका 4 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात पुदुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, नेक्स्ट देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि न्यूनतम शिशु अनुपात वाला राज्य कौन सा है? कौन? न्यूनतम शिशु अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आप बताइएगा, हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है या फिर मेघालय है? बताइए कौन सा है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। न्यूनतम शिशु अनुपात वाला राज्य मतलब कि सबसे कम क्या है? शिशु लिंगानुपात। यहाँ एक लाइन आप जोड़ दीजिएगा यहाँ से, शिशु लिंगानुपात। कौन सा भैया? शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, लिंगानुपात, ठीक है भैया। चलिए, शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह कौन सा है जहाँ की शिशु लिंगानुपात क्या है? न्यूनतम है। आप मुझे बताइए, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हरियाणा का न्यूनतम, हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे क्या है? न्यूनतम है, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और जनघन सबसे कम किसका है? तो आप कहेंगे किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात की भागीदारी कितना परसेंटेज है? बता दीजिए। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात की जो भागीदारी है वो कितनी? देखिए अभी ये पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको बताइएगा कि जो हमारे देश की जनसंख्या है उसमें जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं भाई लोग हैं वो कितना परसेंटेज है? बता दीजिए, बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, 17% है, 16.5%, 17.5% या फिर 8%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.5%, अर्थात ऑप्शन नंबर वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर। अर्थात देश की कुल जनसंख्या का जो अनुसूचित जाति वाले भाई लोग हैं वो कितना है प्यारे भाई? वो हैं 16.5%, ठीक है। अनुसूचित जाति SC क्या होता है? SC, ठीक है। शेड्यूल कास्ट क्या होता है? शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अगर पूछे कि संपूर्ण विश्व की भारतीय जनसंख्या कितनी है तो वो है 17.5%। कितनी है? 17.5%। आप बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ST अनुसूचित जनजाति जो परसेंटेज है वह सबसे अधिक कहाँ है? आप बताइए मुझे। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भैया। तो बताइए कौन है प्यारे भाई? इसका राइट आंसर मिजोरम, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? मतलब सबसे अधिक जो नगरीकृत नगर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है आपसे पूछा जा रहा है। आप देखिए और इसका राइट आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक नगर कहाँ है? केरल में है, मिजोरम में है, महाराष्ट्र, गोवा। इस प्रश्न को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन है आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आप पता कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत है वो कहाँ है? मुझे पता होगा कि अधिकतर लोग इसका राइट आंसर सी लगा रहे होंगे, महाराष्ट्र। क्या लगा रहे होंगे? महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है।
नाइन क्या कर रहा है देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप मुझे बताइएगा यूपी, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, एपी या फिर एमएच, महाराष्ट्र। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से सही कौन होगा जहाँ की सर्वाधिक नगरीय कैसी जनसंख्या, नगर वाली जनसंख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए मुझे आप। वो नगरीकृत था, मतलब सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है, ये नगरीकृत जनसंख्या राज्य पूछा जा रहा है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है। तो दोनों में अंतर है, आप याद रखिएगा, ठीक है कहाँ ये सब ज़्यादा। अब इस बार आप अगर महाराष्ट्र आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल राइट दे रहे होंगे। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। डी फॉर डी के, मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे नगरीकृत सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है तो वो है गोवा। अगर मुझे सबसे अधिक नगरी की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों प्रश्न आप क्या करेंगे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आप देखिए पढ़िए और इसका क्या करिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है प्यारे भाई। कह रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीणी कौन सी। अब बताइए ग्रामीण की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे अधिक जो गांव है वो कहाँ है, ठीक है। सबसे अधिक जो गांव है वो कहाँ है आप मुझे बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में तो कोई संभावना ही नहीं है ना। हाँ तो बताइए फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, सबसे अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ है, यूपी में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर क्या हो जाएगा आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कहाँ है, यूपी में है, ठीक है ना प्यारे भाई। अगर पूछे सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, नगरी कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए आगे। और सबसे कम जनघनत्व तो कहाँ है तो वह है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। लीजिए ये प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अब आप जानते हैं जो यूरोप महाद्वीप कुल कितने हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है बताइए। एशिया महाद्वीप, ठीक है ना भैया, कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और अभी एक नया खोजा गया जिसका नाम है जीलैंडिया। क्या है जीलैंडिया, जो अभी मानचित्र में शो नहीं किया गया है, जल्दी से जो है वो आ जाएगा। तो हम लोग 8 कहेंगे, अभी तक कुल कितने हैं 7 हैं, ठीक है। तो उसमें एक यूरोप महाद्वीप भी है। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा ये पूछा गया आपसे। पहली बात तो अगर आपको एक चीज़ पता हो, क्या पता हो, चीन जो है यूरोप में पड़ता नहीं है, एशिया में पड़ता है, यहाँ से इसको हटा दीजिए। और ये जो रसिया है ना, ये एक ऐसा देश है जो कि यूरोप किसके साथ, यूरोप के साथ साथ ये कहाँ पड़ता है, एशिया में भी पड़ता है। यूरोप प्लस एशिया में कौन पड़ता है, ये पड़ता है रसिया, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बताइए ऑप्शन बचा मकाऊ और यूक्रेन, कौन बचा, मकाऊ और यूक्रेन बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आप बताइए मुझे। मकाऊ और यूक्रेन और उसके बाद रसिया और चीन। चीन तो होगा नहीं, चीन को तो हम पहले हटा दिए ना, क्यों हटा दिए, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप का है। अब ये देखिए बचा आपके सामने मकाऊ, यूक्रेन और रसिया। रसिया भी यूरोप और एशिया में है। और आप जानते हैं जो सबसे अधिक इसका विस्तार है वो कहाँ है रूस का, वो है कहाँ, यूरोप में है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्या हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, पढ़िए देखिए समझिए और इसका राइट आंसर दीजिए। न्यूनतम जनघनत्व किस देश का है बताइए, न्यूनतम जनघनत्व जो है वह किस देश का है आप मुझे बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकाऊ, मंगोलिया, चीन या फिर नाइजीरिया। न्यूनतम जनघनत्व किस देश का है। अभी ये जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया, जो अभी पेपर हुए थे एग्ज़ाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बताइएगा, ठीक है। तो कहाँ भैया है, किस देश में है ये, मकाऊ में, मंगोलिया में, चीन में या फिर नाइजीरिया में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सुने होंगे मंगोलिया, क्या सुने होंगे, मंगोलिया, जो कि चाइना के और भारत के क्या है बीच में बॉर्डर पे हैं, ठीक है। ये मंगोलिया वाले, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर क्या हो जाएगा भगत सिंह। तो इसका न्यूनतम जनघनत्व वाला किस देश में है, वो है मंगोलिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आपका शुरू होता है साइंस, और साइंस में कौन सा साइंस, तो ये है बायोलॉजी। क्या शुरू होता है, बायोलॉजी, ठीक है।
जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, बताइए। लैमार्क, टेबनेस, दोनों या फिर अरस्तू ने दिया। तो आप जानते हैं जो जीव विज्ञान है क्या है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का पहले जो नाम था प्यारे भाई वो क्या था, लाइफ साइंस। क्या था, जीव विज्ञान का पहले जो नाम था वो था लाइफ साइंस। क्या था भैया, लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस इसका नाम कब था, तो आप जानते हैं 1802 के पहले। कब था इसका नाम, 1802 ईस्वी के पहले इसका नाम क्या था, लाइफ साइंस था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, 1802 के बाद लैमार्क और ट्रेवलिस नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने नाम बदल के क्या कर दिया, इसका नाम बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान रख दिया गया। अर्थात इसका राइट आंसर अगर मैं पूछूँ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ें। और अरस्तू को क्या कहा जाता है, अरस्तू को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। अगर जीव विज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तू लगाएंगे, लेकिन अगर जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया तो आप लैमार्क और ट्रेविस लगाएंगे। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कह रहा है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, बता दीजिए। कौन सा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। देखिए जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान दोनों समझ लीजिएगा, बात समझिए बढ़िया से, आराम से समझिए। अगर आपसे कभी पूछे जंतु विज्ञान या फिर आपसे पूछे जीव विज्ञान, कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान, इन दोनों के जन्मदाता कौन हैं, इन दोनों के जनक कौन है, अरस्तु हैं। कौन है भैया, अरस्तु साहब हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों के जन्मदाता कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे हिप्पोक्रेटस कौन है, चिकित्सा विज्ञान के जनक। थियोफ्रास्टस क्या है भैया, कौन, थियोफ्रास्टस, तो ये आप कहेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक। किसके, वनस्पति विज्ञान के जनक। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक। ठीक है, अरस्तु किसके हैं, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक। और लैमार्क ने तो गर्दन की, जिराफ की गर्दन का लंबा होना बताया था। तो आप समझ गए होंगे। आइए इसका राइट आंसर मैं आपसे अगर बताऊं, आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। वे फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, आप देखिए और इसका क्या करिए, जवाब दीजिए। कह रहा है सबसे बड़ा जो स्तनधारी जंतु है वह कौन सा है, नीली व्हेल है, क्या है। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, आप उसको समझ लीजिएगा, समझने का प्रयास किया करिए। नीली व्हेल क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर पहले बात दीजिए, समझ जाइए क्या है। नीली व्हेल है, हाथी है, दोनों है या फिर डॉल्फिन है। सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु कौन सा है, क्या पूछा है, सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु कौन सा है प्यारे भाई। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु आप जानते हैं अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे स्तनधारी कहा जाता है। वो कौन है, नीली व्हेल है। कौन है, नीली व्हेल। आप जानते हैं एक मछली है, समुद्र में रहती है, लेकिन अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। क्या करती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर क्या हो जाएगा, आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा करा, नक्शे, किसका, नक्शे का अध्ययन या नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए आगे चलें, चलिए इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। कह रहा है नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं, किसके अध्ययन को, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिए, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताइए मुझे क्या कहते हैं। कार्टोग्राफी कहते हैं, सिस्मोटिक कहते हैं, सिस्मी न्यूमीमेटिक कहते हैं, या फिर डेमोग्राफी कहते हैं, या फिर हार्टी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्चर, क्या होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या होता है, हार्टिकल्चर तो होगा नहीं, सब्जियों का अध्ययन कराता है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन आप जानते होंगे। ठीक है, अब बचा दो, दोनों में से कोई एक आंसर आप बता दीजिए। नक्शे के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, नक्शे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हम कार्टोग्राफी कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये फॉर आज़ाद जी हो जाएगा। ये जनसंख्या का अध्ययन है और ये हार्टिकल्चर क्या है, पेड़, ये बागवानी का अध्ययन। ठीक है ना, हार्टिकल्चर। चले आगे, ये सही से नहीं लिखा गया है। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक लिखा गया है, इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसका सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है सबसे लंबी घास कौन सी है, ये बताओ। अभी पेपर में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए आप लोग मुझे। ये अभी पेपर में पूछा गया, एग्जाम में ये पूछा गया। आप बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए भैया, सबसे लंबी घास कौन सी है? सबसे लंबी घास आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। जो सबसे लंबी घास होती है प्यारे भाई वो है बांस। क्या है? बांस। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? क्या है भैया? ये सबसे लंबी घास है। और जो गन्ना आपके सामने है, मक्का है, बाजरा है, ये सब क्या होते हैं? नगदी फसल होते हैं। क्या होते हैं? नगदी फसल होते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल मतलब जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। तो बताइए किसके, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? शैवाल में, कवक में, दोनों में, या इसमें से किसी में भी नहीं? तो किस में नहीं पाया जाता बताइए? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? शैवाल में नहीं पाया जाता, ठीक है भैया, बोलो भैया, या फिर कवक में, या दोनों में, या इसमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कवक में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चिकित्सा विज्ञान का जनक, अभी मैंने आपको बताया जस्ट इसके पीछे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स है, थियोफ्रस्ट है, अरस्तु, या तीनों? तो बता, तीनों तो होंगे नहीं, क्योंकि अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और थियोफ्रस्टर को मैंने अभी कहा बाटनी, और हिप्पोक्रेट्स साहब को मैंने कहा चिकित्सा विज्ञान का जनक। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए तो चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है बताइए भैया? चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आगे चले हम लोग, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है टेक्सोनॉमी का जनक कौन है? टेक्सोनॉमी तो समझते हैं ना, द्विनाम पद्धति। जिन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया वो जनक कौन है बताइएगा? टेक्सोनॉमी का जनक। ठीक है भैया, द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल को कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, या फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है हेकल को कहा जाता है, या फिर हैमर, हाँ हैमर लिंक को कहा जाता है। आप बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? ये आप सभी जानते होंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या हुआ है? बहुत बार पूछा गया है। आप सभी को ये चीज़ें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? ये है कैरोलस लीनियस। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। आप देखिए ऑप्शन की शुरुआत भी भगत सिंह भाई साहब से हुई थी और इन भी भाई साहब के नाम से ही हो रहा है। ठीक है, आप भाई साहब का नाम लेकर पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, सिलेक्शन आपका होगा और अब की बार आपका ही नंबर है। ठीक है, आप सभी का नंबर इस बार है। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ जुटे रहिए, अब की बार आप सबका होगा प्यारे भाई। चलिए मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए बीरबल सानी आप जानते हैं, लखनऊ में बीरबल सानी के नाम पर एक क्या है भैया? वानस्पतिक केंद्र है, वानस्पतिक विद्यालय है, इनके नाम पे बनाया गया है। ठीक है, हेकर आप जानते होंगे, क्लोरोफिल के बारे में जो हम लोगों ने बात किया, लवक के बारे में बात किया, हेमंत साहब है। ठीक है ना, चलिए। और कैरोलस लीनियस साहब को द्विनाम पद्धति का जन्मदाता या टेक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब आपके यहाँ जो प्रश्न थे वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। ठीक है प्यारे भाई, वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रश्न, ठीक है ना, कोई प्रश्न यदि इसमें कुछ मान लीजिए कोई पढ़ाते समय हो गया, मान लीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया या कुछ और बोल दिया या फिर कुछ और टाइपिंग से गलत मिसप्रिंट से हो गया है या ऑप्शन में कभी कोई गलती हो जाती है, ठीक है भैया, तो उसके लिए आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। आपके कमेंट का आपको जवाब मिल जाएगा। अगर भाई गलती से मैं उस प्रश्न को दोबारा देखूंगा, अगर कोई ऑप्शन गलती से हो जाता है ठीक, तो प्यारे भाई हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए आप एक दो प्रश्न के लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं लेंगे। ठीक है ना भैया? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप जो चाहे उसमें कमेंट कर सकते हैं। अतः जो भी आपको अगर लगे कि कोई त्रुटियां हैं तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी आप वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसे। ठीक है प्यारे भाई, और मेहनत के साथ जोश जुनून के साथ लग जाइए। अब की बार अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए और अपने मम्मी पापा के सपने को पूर्ण कीजिए। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।